हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 7 मिनट। ये MGT 402 की लेक्चर सीरीज़ है और आज के लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग लेक्चर 1 है स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये क्या है अकाउंटिंग? क्या है अकाउंटिंग? एक लैंग्वेज है किस चीज़ की? कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बताने की। कॉमनली यूज इन बिज़नेस होती है। मेजरेबल यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि कितना, यानी कि मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि कितना पैसा खर्च हुआ या कितना पैसा लगेगा या लगा या कितना पैसा कमाया, ये चीज़ बताने के लिए अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है। अब अकाउंटिंग की जो है वो तकरीबन 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड होती है अकाउंटिंग। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, जैसे कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक करती है। अगर आपने देखे हों तो जितनी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं इनके फाइनेंशियल अकाउंट्स तो कोई भी कॉमन बंदा जाके वेबसाइट पे स्टॉक मार्केट की यानी कि PSX की वेबसाइट पे भी देख सकता है या फिर उसकी ख़ुद की वेबसाइट पे भी जाके वो देख सकता है कि भाई इनके क्या है। लेकिन वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होती है। अब मिसाल दे दिया है कि आपका पीक फिनेंस कंपनी बिस्किट बना रही है, तो पर यूनिट बिस्किट बनाने की कीमत कैसे निकाली जाएगी, या बिस्किट को मैदा ख़रीदने की कीमत या कितनी क्वांटिटी मैदे की लगेगी तो उस कैटेगरी यानी कि उतनी क्वालिटी का बिस्किट बनेगा, ये कैसे मेजर किया जाएगा, ये सब आप कॉस्ट अकाउंट। मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल और मतलब यानी कि फाइनेंशियल और कॉस्टिंग दोनों ही तकरीबन शामिल होती हैं और ये सब आपस में लिंक है। ये नहीं कि कोई आपस में लिंक नहीं है, तो ये आपस में लिंक है। अब ग्रुप यानी कि ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होता है कि कौन कौन जो यानी कि मतलब समझ लें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोस्टली यूज़र कौन होता है और जो कॉस्ट मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़र कौन होता है। तो इन्वेस्टर होता है। ज़ाहिर सी बात है अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो बोलेंगे भाई अपने अकाउंट्स दिखाओ। आप उस कंपनी में तो कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जिसके अकाउंट्स अच्छे नहीं हों। लेंडर है। अब जैसे कोई बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, बैंक्स के पास जाती है, किसी और इंस्टीट्यूट या किसी और लेंडर के पास जाती है, तो वो पहले बोलता है भाई अपने अकाउंट्स दिखाओ कि भाई कैसे चल रहे हैं, कि तुम्हें पैसे देना हमारे लिए भी फ़ायदा है या नहीं। तीसरा गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट जितनी भी एजेंसीज़ होती हैं वो टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगी, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। सप्लायर है, सप्लायर भी उसी को माल देगा जिससे उसको वापस मिलने की उम्मीद हो। पता चले सप्लायर ने लाखों का माल दे दिया, अब वो जो सामने वाली कंपनी वो बैंकरप्ट हो गई तो उसका तो माल ही फंस गया और साथ साथ पैसे भी फंस गए। मैनेजमेंट के लिए भी होता है और एम्प्लॉयज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो मैनेजर्स के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या फिर जो कंपनी के जो अपना समझ ले मेन कोर पे जो डिसीजन मेकिंग पे बैठे हुए हैं उनके लिए यूज़ होगा। अब ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या जर्नल, स्पेसिफिकेशन, लेजर, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, रिपोर्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या डील करती है? कॉस्ट अकाउंटिंग डील करके असेसमेंट के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, अक्यूमुलेशन के लिए, बजटिंग के लिए, एवैल्यूएशन के लिए, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करती है डिसीजन रिलेटेड किससे? जनरेटेड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी के लिए होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए स्पेशल ब्रांच है अकाउंटिंग? ये प्रोवाइड करती है प्रोसीजर फॉर प्रोसेस इन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। किसके लिए? स्टेटमेंट टू मेक मैनेजमेंट टू असिस्ट देयर डिसीजन के, यानी कि मतलब किस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, एक्यूमुलेशन की जा रही है, मेजरमेंट की जा रही है, असेटिंग की जा रही है, किस तरीके से ये सारे प्रोसेस जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में होते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर यानी कि मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इन
इन सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बॉडी विद एन एंटिटी। और फिर इसके आगे क्या, मैनेजमेंट कंसर्न विद मैक्सिमम ऑफ वेल्थ थ्रो मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि कम कीमत लगाएं लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। फॉर दिस पर्पज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग एनालिस्ट बाय मैनेजमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द फंक्शन। अब यानी कि मतलब क्या किया जाता है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताती है कि कहाँ कहाँ आप जो है वो पैसे बचा सकते हैं और कहाँ कहाँ, कई जगहों पे जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, अभी तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि कभी कभार कोई चीज़ बनाना आपके लिए ज़्यादा महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू आप बाज़ार से ख़रीद लें। ऐसा होता है कई जगहों पे, कई बड़ी फैक्ट्रीज़ यही करती हैं कि वो प्रोडक्ट नहीं, अब जैसे मिसाल दे दिया एप्पल कंपनी जो है वो एप्पल ख़ुद से चिप मैन्युफैक्चर करती है सिर्फ, लेकिन वो डिस्प्ले जो है वो सैमसंग से ख़रीदती है। इसी तरीके से बैटरी कहीं और से सोर्स करती है और बहुत सारी चीज़ें वो सोर्स करके, वो कैमरे जो है वो कहीं और से सोर्स करती है तो वो बनाती है। तो अगर वो ये सारे काम करे तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और उसका प्रॉफिट भी कम होगा। बट वो अगर ये किसी और से काम कराएगी तो उसकी कॉस्ट भी कम आई और प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। तो इस चीज़ के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। अब रिपोर्ट जनरेट थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर यूज़ इंटरनली, ये पब्लिकली नहीं बताया जाता कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये सिर्फ इंटरनल के लिए ही होता है। मेजर फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर हर साल बजट आता है तो कंपनी भी अपने बजट बनाती है, प्लानिंग करती है कि भाई अगले साल हमें कितने ख़र्चा करना पड़ेगा, कितनी सेल्स होगी, क्या होगा, कंट्रोल्स जो पिछले साल किया था उससे बेहतर हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोई जो चीज़ हमसे वेस्ट हुई, डिसीजन मेकिंग होगी। अब इसके अंदर प्राइसिंग होगा, जैसे आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इंतहाई बदतरीन इन्फ्लेशन चल रहा है, इंतहाई बदतरीन इन्फ्लेशन, उसके चक्कर में प्राइसिंग जो है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती है। तो उस सब को देखना, मेक और बाय डिसीजन जो मैं आपको पहले बता रहा था, और शट डाउन और कंटिन्यूस ऑपरेशन या फिर इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट। क्या कि कई जगहों पे ये भी होता है कि कोई, अब जैसे मिसाल दे दिया है, एक एंग्रो ले लें आप, एंग्रो बहुत सारे काम करती है। एंग्रो अपना डेयरी के प्रोडक्ट्स भी बेचती है, एंग्रो का फर्टिलाइज़र भी है, एंग्रो जो है वो पावर सेक्टर में भी है। तो अब एंग्रो इतने सारे काम कर रही है, लेकिन अब इनके सारे काम प्रॉफिट में हो ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ का डिसीजन लिया जाएगा कि भाई अगर ये लॉस में है, ओवरऑल कंपनी तो प्रॉफिट में, लेकिन समझ लें कि पावर सेक्टर जो है वो इनका लॉस में, मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि है, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको बंद कर देना सही है या ऑपरेशंस करना सही है, ये भी, और कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह की जाए या नहीं। अब क्या है, पर्पस क्या होता है इसका, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट प्रोडक्शन डिटरमाइन करता है अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस, यानी कि क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, और डिस्क्लोज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और एरिया और एक्टिविटी लेवल, ये सब, और हेल्प मेकिंग डिसीजन और बाय, वही बात है कि हम ख़रीदेंगे या फिर बाहर से अपना बनाएंगे ख़ुद या बाहर से ख़रीद लेंगे। बजट रिलेटेड प्रोडक्ट फंक्शन ये भी होता है। कंट्रोल प्रोडक्टिव वेरिएंस ये भी है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल अकाउंट, ये भी होता है कि भाई अकाउंट्स वालों को भी बता दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन जैसे क्या बताया जा रहा है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग टूटती कैसे, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट सारे एक्सपेंस। जैसे मिसाल दे दिया है, अगर आप पीक फ्रीज पे बैठे हुए हैं, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस क्या आएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस मैदा है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस क्रीम है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस शुगर है, ठीक है। अब बिजली खर्च कितनी हुई, ज़ाहिर सी बात है एक प्लांट चल रहा है, उसमें हज़ारों बिस्किट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एक समझ ली 100 किलो आटे से आपने 1000 बिस्किट मैन्युफैक्चर कर दिए। अब आपको 100 किलो आटे की तो पता है, लेकिन बिजली कितने यूनिट खर्च हुई, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का रेंट अगर आप दे रहे हैं, या फिर प्लांट की डेप्रिसिएशन, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आती है, ठीक है। कॉस्ट डेट टू बी ट्रेसेबल इज़
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि हमें पता चल जाए भाई 100 किलो आटा यूज़ हुआ तो ठीक है 100 किलो आटा यूज़ हुआ। अब डायरेक्ट इसके अंदर यानी कि मतलब इसके अंदर एक मिसाल दी हुई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि फुल कॉस्ट सर्विसेज के अंदर, जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है कि आपने वुड बनाई, टेबल यानी कि मतलब टेबल बनाने में वुड इस्तेमाल हुई, और फिर इसके आगे डायरेक्ट लेबर स्पेसिफिक क्या है कि लेबर जो है वो आपकी जो अपना जो काट रहा है, लकड़ी को काट रहा है वो। और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो आर द एक्सपेंस दैट अदर मटेरियल डायरेक्ट लेबर हैव इनकर्ड इन फुल एज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि मतलब वो सारे एक्सपेंस जैसे रॉयल्टी ऑफ प्रोडक्ट दी जा रही है कि मतलब 2 रुपये किसी भी पे दी जा रही है, या फिर कॉस्ट ऑफ जोकिंग या फिर मोल्डिंग वगैरह ये सारी दी जा रही है, तो वो सारी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जैसे कि इसके अंदर दिया जा रहा है कि भाई कॉस्ट इनकर्ड दैट बट सर्विस कैन नॉट बी फुली ट्रेसेबल नहीं होती, वही मैंने पहले बताया। और जिसके अंदर जैसे फैक्ट्री का यूटिलिटी बिल है या मशीन की डेप्रिसिएशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर ओवरहेड्स जो है वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर कॉस्ट और FOH वो है वो कहलाई जाती है कन्वर्जन कॉस्ट। और फिर इसके आगे प्राइम कॉस्ट और FOH को मिला दे तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी बनती है। इसी तरीके से समरी देख लेते हैं कि भाई ये जो मतलब पीछे बात की गई थी उसकी एक पूरी आपको समरी दी गई है। अब एक छोटा सा यानी कि मतलब इसके अंदर एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर जैसे हमें बताया गया है कि भाई देखो आपके तो जो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिए हुए सारे आपके, तो इसको आपने टोटल किया तो आपकी प्राइम कॉस्ट 22,000 आ गई। इसी तरीके इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी, रैंड और डेप्रिसिएशन जो आ गई वो उसको मिला दिया आपने, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए यानी कि मतलब FOH के साथ। अब जो कॉस्ट बिहेवियर है, फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिर उसके बाद जाके सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये भी हम आगे पढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो लेवल के साथ ऊपर नीचे ना हो, मतलब जैसे मिसाल दे दिया है अगर पीक फिंस का प्लांट जो है वो 100 दिन के लिए बंद हो जाए, या चले पीक फिंस से हम निकल जाते हैं, टोयोटा का प्लांट जो है वो बंद हो जाए, या टोयोटा का प्लांट जो है वो 1 लाख गाड़ी यूनिट प्रोड्यूस कर दे, तब भी उसकी रेंट कॉस्ट वही रहेगी और सैलरीज भी वही रहेंगी। अब फिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती है यूनिट जितने भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे जैसे इंक्रीज़ हो, यानी जैसे मिसाल दे टोयोटा जो है वो 10,000 यूनिट बनाए तो उसकी फ़िक्स कॉस्ट ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू 20,000 यूनिट। क्यों? क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो टोटल प्रोडक्शन पे डिवाइड हो जाती है। इसी तरीके से स्टेप फिक्स कॉस्ट जो होती है, अब कॉस्ट दैट आर कॉन्स्टेंट रेलिवेंट रेंज ऑफ दी एंड न्यू कॉन्स्टेंट विंस टू बी एक्सिट। अच्छा, इसका मतलब क्या, जैसे मिसाल दे दिया है आपके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी 1 लाख यूनिट, लेकिन डिमांड ज़्यादा आने की वजह से आपने 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना पड़े, तो अब बराबर वाली बिल्डिंग खाली थी, आपने उसको भी रेंट पे लिया, तो अब आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट एकदम बढ़ गई। मतलब 1 लाख तक तो आपको 1 लाख ही रेंट, 1 लाख तक तो आपको 10,000 ही रेंट देना था, लेकिन जैसे ही आप ऊपर गए, यानी कि मतलब जैसी 1 यूनिट आपने बढ़ाया, चाहे 1 लाख, क्योंकि आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी 1 लाख है, अब 1 लाख 1 यूनिट भी बनाएंगे तो भी आपको बराबर वाली बिल्डिंग का जो रेंट है वो 20,000 है, 10,000 है, वो जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। अब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंस जो होता है विद डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू द वॉल्यूम। अब जितना जितना आप प्रोडक्ट बनाते जाएंगे उसके साथ वेरी करता जाएगा। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करें टोयोटा के या 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें टोयोटा के, आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, वो बढ़ेंगे जब आप यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि अब जैसे मिसाल दे दिया है 1 यूनिट प्रोड्यूस आपका 1 लाख रुपए में हो रहा था, 2 यूनिट करेंगे तो 2 लाख में होगा। तो ये जितने यूनिट बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, वेरी करती है। इसी तरीके से जैसे 10 लेबर हैं तो उनकी वेजेस जो हैं वो 10,000 रुपये, तो पर लेबर जो वेज आपकी आई वो 1,000 रुपये आई। इसी तरीके से अगर आप 20 लेबर लगा देंगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो
20,000 हो जाएगी, लेकिन टोटल कॉस्ट यानी कि जो बढ़ जाएगी, लेकिन जो वेज को आप पे कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगी। अब क्या कि कॉस्ट दैट पार्शली फिक्स एंड पार्शली वेरी, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे में सेल्समैन की सैलरी, ये होता है कि मतलब एक हद तक तो वो यानी कि कभी फिक्स की नेचर में होती है, कभी वेरिएबल करती है। एक हद तक वो यानी कि मतलब बीच में समझ लें, ये बीच की चीज़ है। इस यूनिट से यानी जैसे मिसाल दीजिए, इसमें दिया हुआ है कि 2000 यूनिट से अगर आप ऊपर जाएंगे तो फिर वो आपकी यानी कि मतलब जो है वो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर इसके अंडर रहेंगे तो कॉस्ट बढ़ाएगी ही नहीं। अब इसकी हम छोटी सी मतलब यानी कि जिसे कहना चाहिए, इसमें छोटी सी आपको एक समरी दी हुई है, वो देख लेते हैं कि भाई फ़िक्स कॉस्ट जो है वो यूनिट बढ़ेंगे तो डिक्रीज़ होगी, टोटल कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट जैसे ही बढ़ेंगे कांस्टेंट रहेगी, लेकिन टोटल यूनिट यानी कि जैसे इंक्रीज़ होंगे टोटल जो है वो डिक्रीज़ होंगे और इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से डिक्रीज़ क्या आएगा कि फ़िक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी जैसे आपके यूनिट प्रोड्यूस कम होंगे, लेकिन टोटल कांस्टेंट रहेगी। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी लेकिन डिक्रीज़ हो जाएगी जैसे यूनिट आपके गिर रहे हैं, टोटल इंक्रीज़ होगी और डिक्रीज़ हो जाएगी। हाँ, तो इसके अंदर एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी से दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी समझ लें 0 यूनिट पे 0 होगी। फ़िक्स कॉस्ट अब आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करें या 2000 यूनिट प्रोड्यूस करें तो वो आपके फ़िक्स 2000 यूनिट पे भी वो उतनी ही होगी जितनी आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करें। इसी तरीके से टोटल कॉस्ट जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाएंगे और वो बढ़ती जाएगी, लेकिन वो फ़िक्स कॉस्ट से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट तो कभी कम हो ही नहीं सकती या ख़त्म नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।